नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज के प्राइम एजेंडाज होंगे हमारे जुडिशियल रिफॉर्म को देखेंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिबेट है कि क्या हमें सबमरीन्स लेनी चाहिए या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देन प्रिवेंटिव मेडिसिन के ऊपर थोड़ी बात करेंगे यहाँ पे। और यूएस प्रेसिडेंट क्या वो थर्ड टर्म के लिए जा सकते हैं, तो इन डिबेट्स को कवर करते हैं। और साथ साथ हाइड्रोजन फ्यूल क्या इंडियन रेलवेज़ के लिए सही है या नहीं है, तो इन एस्पेक्ट्स को जो है कवर करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो फ्रंट पेज पे जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ दिस इनॉग्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रिज। पम्बन ब्रिज को इनॉग्रेट किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसकी खासियत क्या है कि देखिए, आप एक ये ब्रिज देख सकते हैं, दिस इज़ द ओल्ड ब्रिज। ठीक, तो ब्रिटिशर्स ने इस ब्रिज को बनाया था। अब ओल्ड ब्रिज में क्या होता है कि आप जो है इन शाफ्ट्स को ऐसे ऊपर कर देते हैं और नीचे से शिप निकल जाता है। लेकिन पम्बन ब्रिज की खासियत ये है कि ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है कि पूरा का पूरा बड़ा यूनिट ही आपका ऊपर चला जाएगा। तो और ये पहला ऐसा फर्स्ट आप बोल सकते हो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम ग्लोबली देखें तो जर्मनी में भी ऐसे ब्रिजेस हैं, उन्होंने तो बहुत पहले बना रखे हैं, बट दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट वी हैव इन इंडिया। और काफ़ी रिमार्केबल आप बोल सकते हो कि ये एक अचीवमेंट होगी, बिकॉज इसमें जो है नंबर ऑफ शिप्स आप एक साथ ज़्यादा सेंड कर सकते हो। सो दिस इज़ द यू कैन से बेनिफिट दैट वी विल हैव हियर। और इतना ही नहीं है, कनेक्टिविटी को भी बूस्ट अप करेगा, प्लस आप देख सकते हैं कि टूरिज्म भी इससे जो है इंक्रीज होगा। पीपल विल कम टू सी दिस पर्टिकुलर ब्रिज। और ये रेलवे ब्रिज है, पूरा का पूरा शाफ्ट ही ऊपर हो जाता है, तो ये इसकी खासियत है। ठीक है, जब शिप इसमें से पास करना होता है नीचे से। देन टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल रिफॉर्म्स, तो अभी एक जुडिशरी ने इनिशिएटिव लिया था कि भाई सारे जजेस अपनी जो एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज करेंगे। तो मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि ये जो है जो एसेट डिस्क्लोजर है, दिस इज़ जस्ट एन आई वॉश। ये सिर्फ आप आई वॉश कहेंगे क्योंकि इससे कुछ कंक्लूसिव नहीं होने वाला। मेजर प्रॉब्लम इज़ इन द अपॉइंटमेंट्स। जब तक आप अपॉइंटमेंट्स को ट्रांसपेरेंट नहीं बनाएंगे, वी कांट एक्सपेक्ट थिंग्स टू मूव इन अ राइट वे। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने इनिशिएटिव लिया और ओनली 12% हाई कोर्ट जजेस दे डिस्क्लोज देयर एसेट्स, बाकी जो हैं वो भी धीरे धीरे करेंगे। अब यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए, मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। इन्होंने कहा कि जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके किन एंगल्स पे कन्वर्ज करते हैं और किन एंगल्स पे डाइवर्ज करते हैं। मतलब किन पॉइंट्स पे हम जो है यूके के जुडिशियल सिस्टम जैसे हैं और किन पॉइंट्स पे हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो डिफरेंट है। तो वो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कैसे जो है दो नेशंस के बीच में जो प्रैक्टिसेस होती हैं जुडिशरी की वो डिफरेंट है। तो अगर मुझे कन्वर्जेंस की बात करें यहाँ पे कि कहाँ पे कन्वर्ज होंगे, तो दोनों के ही सिस्टम जो हैं वो कॉमन लॉ ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। दैट बोथ कंट्रीज दे फॉलो द कॉमन लॉ सिस्टम, जिसके अंदर आप जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और केस लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो चलते हैं। कोर्ट एम्फेसाइज एडहेरेंस टू प्रीवियस रूलिंग्स, बिल्कुल जो पुरानी रूलिंग्स है उनको रेफर किया जाता है। तो ये है कॉमन लॉ ट्रेडिशन। देन वी डू हैव एडवर्सेरियल सिस्टम। एक होता है, एक होता है पार्टिसिपेटिव अप्रोच, जिसके अंदर जुडिशरी जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है। बोथ एम्प्लॉयज द एडवर्सेरियल सिस्टम, जहाँ पे ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो अपना केस प्रेजेंट करेंगी और जज न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि उस केस के अंदर जैसे फ्रांस में वो सिस्टम चलता है, तो उसके में होगा क्या, क्योंकि जुडिशरी इन्वेस्टिगेशन के साथ ओवरलुक कर रही होती है इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है कैसी नहीं चल रही, तो जुडिशरी एक तरीके से इनडायरेक्टली पार्टी बन जाती है उसके अंदर, क्योंकि उन्हीं की ही देख रेख में पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है डिफेंडर और प्रोसिक्यूटर वो आपस में केस लड़ते हैं, जुडिशरी न्यूट्रल रहती है। देन जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बोथ कंट्रीज़ के अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को काफ़ी जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे यहाँ तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। देर इज़ दिस सिमिलैरिटी रिलेटेड टू द जुडिशियल, यू कैन से जुडिशियल रिव्यू एंड रिट जुरिस्डिक्शन। तो रिट वाला सिस्टम जो है वो हम वहीं से लेके आए थे, और जुडिशियल रिव्यू का आइडिया भी जो है वो वहीं से आया था। तो ये सिमिलैरिटी है। एंड देन देर इज़ दिस इन्फ्लुएंस ऑफ यूके प्रेसिडेंट्स इन इंडिया। तो जुडिशियल रेफरेंसेस कई बार हमारे यहाँ पे इंडियन कोर्ट्स यूके सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देती हैं।
तो ऐसा भी होता है। एंड ग्रोइंग यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों कंट्रीज़ के अंदर जुडिशियल रिफॉर्म की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी जो है उसके ऊपर खास फोकस है। तो ये तो हो गए कन्वर्जेंट पॉइंट। अब डाइवर्जेंट की बात करते हैं। सोवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ठीक है, ये बोला गया है। और यूके का सिस्टम जो है उनका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और उनका पार्लियामेंट सुप्रीम है, मतलब वट एवर देयर पार्लियामेंट इज कमिंग अप विद दैट बिकम्स अ फाइनल डिक्लेरेशन, वो फाइनल माना जाता है। और इस तरीके से क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं तो बहुत ही हाईली फ्लेक्सिबल सिस्टम उनका रहता है, हमारे वहाँ पे इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। देन रोल ऑफ जुडिशरी इन गवर्नेंस, तो इंडिया के अंदर हमारी जुडिशरी बहुत एक्टिव है। पीआईएल का सिस्टम बहुत अच्छे से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, पॉलिसी मेकिंग हो या डिफरेंट जहाँ जहाँ पे भी हमें कोई कमी नज़र आती है, आर जुडिशरी विल बी इन एक्शन। सो दिस इज़ वन पॉइंट। और यूके के अंदर दे हैव अ मोर रिस्ट्रेंट जुडिशरी, कि पॉलिसी मैटर्स में यूके जुडिशरी जो है वो ज़्यादातर अंदर नहीं जाती। दे जस्ट लुक इनटू द लीगैलिटी एस्पेक्ट को सिर्फ वो कवर करते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करें तो इंडिया के अंदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दे आर अपॉइंटेड थ्रू कोलिजियम सिस्टम, कि कोलिजियम रिकमेंड करता है और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सिस्टम चलता है। अब यूके का सिस्टम देखिए, वहाँ पे क्या चलता है, जजेस आर अपॉइंटेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उनका अलग से एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन उन्होंने बना रखा है। तो ये हम लोग इनसे सीख सकते हैं, वी कैन हैव दैट अरेंजमेंट। अब स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी की बात करें, इंडिया के अंदर दे हैव अ 3 tier स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यूके हैज़ मोर डिसेंट्रलाइज सिस्टम, तो यूके हाई कोर्ट है। अच्छा, यूके जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज़ कोर्ट, उससे नीचे एक कोर्ट ऑफ अपील है, फिर हाई कोर्ट है। तो ये जो कोर्ट ऑफ अपील का सजेशन है ना, ये तो इंडिया के केस में भी बोला जाता है कि ये एक बना देनी चाहिए, और जिससे जो है सिस्टम बढ़िया हो जाए। और वहाँ पे स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में जो पूरा जुडिशरी का सिस्टम है वो डिफरेंट चलता है। तो ये आपके पॉइंट्स हैं जहाँ पे डिफरेंसेस हैं। देन पीआईएल को लेके इंडिया के अंदर पीआईएल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यूके के अंदर जुडिशियल रिव्यू इज़ मोर रिस्ट्रिक्टेड टू अफेक्टेड पार्टीज़। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के बिहाफ पे केस करते रहें, वो चीज़ यूके में नहीं होती है। देन डेथ पेनल्टी इन ह्यूमन राइट्स, तो इंडिया रिटेन्स द डेथ पेनल्टी, यूके ने जो है इसको अबॉलिश कर दिया है, ठीक है। 1998 से इन्होंने डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी, हमारे यहाँ भी है। लीगल एड एंड एक्सेस टू जस्टिस की बात करें, हमारे यहाँ ये चैलेंजेस हैं। यूके का सिस्टम ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड है व्हेन इट कम्स टू लीगल एड, ठीक है, क्योंकि पुराना सिस्टम उन्होंने इवॉल्व करके बनाया हुआ है, एंड उसका बेनिफिट उनको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट द जुडिशियल सिस्टम। अब बात करते हैं आगे। तो जो ये बड़ी न्यूज़ थी हमने यहाँ पे देख ली है, ठीक है। जुडिशियल रिफॉर्म्स में आप इस चीज़ को ऐसे देख के चल सकते हैं। देन मूविंग फॉरवर्ड टू, सो अब देखो अग्निवीर स्कीम लेके आ रहे थे ना हम लोगों ने, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अग्निवीर को कि आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट में क्या होगा, 4 साल बाद आप उनको रिटायर करवा दोगे। तो हरियाणा हैज़ कम अप विद द पॉलिसी 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन हरियाणा। ये पुलिस रिक्रूटमेंट में जो है हमारे यहाँ पे इन्होंने किया है। तो इट्स अ गुड थिंग, बहुत बढ़िया जो है ये होगा। यहाँ पे मल्टीपल स्टेट्स ने अनाउंस किया था, बाकी लोग भी करेंगे, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग हियर। चलिए, सो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे देखते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखना इसके अंदर, ये SNDP योगम चीफ फेसिस फ्लैग, ठीक है, इनके उसमें नहीं पढ़ते पॉलिटिकल उसमें, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए ये SNDP है क्या, श्री नारायण धर्म परिपालन योजना, योगम। सो नारायण गुरु जो हैं उन्होंने इसे बनाया था, हिस्टोरिकल फिगर है ये, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर उसका पार्ट है ये। तो आप इस चीज़ को थोड़ा याद रख के चलेंगे एज इट इज़ इन न्यूज़। सो क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड कि ये श्री नारायण धर्म परिपालन योगम जो है, नारायण गुरु ही वॉज एसोसिएटेड विद दिस, ठीक है जी। सो मूविंग फॉरवर्ड टू, आगे देखते हैं यहाँ पे। सो साथ साथ कवर अप करते हुए चल रहे हैं हम लोग। मोदी जी ही वेंट टू श्रीलंका एंड काफ़ी पॉजिटिव रहा ये उनका टूर, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे रहा है, इट्स अ गुड थिंग। हाँ जी, तो मूविंग हेयर, तो एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर डिबेट है। देखो आप एक चीज़ समझो यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे मेजरली 2 एरिया ऑफ ऑपरेशन रहते हैं। वैसे हम लोग ब्लू वाटर नेवी, इंडियन नेवी है कि हम लोग डीप सी में भी जाके एक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये कैपेबिलिटी हमारे पास है। अब आपको जो इसमें की पॉइंट समझना है वो ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन में डिफरेंस कहाँ पे आता है।
सबमरीन का इस्तेमाल जब आप करते हो ना, सबमरीन किस ऑब्जेक्टिव के लिए होती है, दैट इज ये एरिया ऑफ डिनायल लेके आती है कि आपको इस पर्टिकुलर एरिया का एक्सेस ही नहीं होगा। अगर सबमरीन बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है, पानी के नीचे है, तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी, क्योंकि वो उसको कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो सब लोग इस डर में होंगे कि इस पानी में मत जाओ, यहाँ पे सबमरीन हो सकती है एंड सबमरीन विल टारगेट यू। तो यू विल नॉट एंटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया, आप उस एरिया में जाओगे ही नहीं। तो इस सबमरीन का ऑब्जेक्टिव होता है कि दुश्मन की सेनाएं आपके पानी में नहीं आएंगी, बिकॉज आपने वहां पे सबमरीन छोड़ रखी है, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट एयरक्राफ्ट कैरियर, एयरक्राफ्ट कैरियर किस ऑब्जेक्टिव के लिए होता है, ये आपके क्लेम के लिए होता है। इट सॉलिडिफाइज योर क्लेम दैट योर एयरक्राफ्ट कैरियर इज इन दिस वाटर, इस पानी में आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है और यहां पे ये क्लेम आपका है कि जो भी इस पर्टिकुलर पानी में एंटर करेगा उसके अगेंस्ट जो है हम लोग अपने प्लेन्स उड़ाएंगे, और प्लेन उड़ा के आप जो है बहुत लंबे डिस्टेंस तक जो है इम्पैक्ट कर सकते हो। तो ये डिफरेंस है दोनों के अंदर। मतलब अगर आपका फाइटर जेट अगर आपके शिप से जा रहा है तो आप समझ लीजिए कि वो 300-400 किलोमीटर्स तक का डिस्टेंस तो बड़े आराम से कवर अप कर लेगा, ये खासियत होगी उसकी। तो उस केस में आपका जो क्लेम है उस पर्टिकुलर एरिया पे वो सॉलिडिफाई हो जाता है। तो दोनों के ऑब्जेक्टिव थोड़े से डिफरेंट हैं एंड ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंच नेवी ऑफिसर जो थे और उन्होंने कई चीज़ों को पॉइंट आउट किया है यहाँ पे कि भी एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर भी डिबेट चल रही थी कि हम सबमरीन में पैसा लगाएं या एयरक्राफ्ट कैरियर पे, क्योंकि आप देखो एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आप लेने जाओगे तो $3 बिलियन का आपको एक पड़ेगा। अगर मैं रीजनेबल पॉइंट पे चलूँ तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कॉस्टली। तो इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है, और इंडिया ने पहले सोचा था कि 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करेंगे, बट राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन 2 कि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 की है। हम सबमरीन का फ्लीट काफ़ी बड़े स्केल पे एक्सपेंड कर रहे हैं, ओके ऐसा। चलिए मूविंग नेक्स्ट टू द हेल्थ सेक्टर हेयर। तो एक ये 2020 मेंस का सवाल है, इन्होंने कहा कि बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इम्पेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज नेसेसरी एंड प्री कंडीशन। बिल्कुल सही बात है। देखो अगर आप सही मायने में करना चाहते हो ना कि हम वेलनेस का कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, तो वेलनेस के कल्चर के लिए आपका फोकस प्राइमरी हेल्थ पे ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए विलेज लेवल पे जो हमारे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं इनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ये ज़रूरत है यहाँ पे। तो ये हमें समझना भी है और वही हमारा जो है फोकस भी है। आज की डेट में आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से लड़ना चाहते हैं, वो आप तभी लड़ पाएंगे व्हेन यू विल बी एबल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट। अब अवेयरनेस तब होगी ना जब आपका ग्राउंड लेवल जो सिस्टम आपने एस्टेब्लिश किया है वो स्ट्रॉन्ग होगा, फील्ड लेवल, एंड दैट फील्ड लेवल इज़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वो चीज़ है यहाँ पे जो ज़रूरी है, ठीक। सो दिस इज़ समथिंग दैट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब इसके अंदर जो आज की न्यूज़ है वो ये कह रही है कि देर इज़ दिस साइलेंट एपिडेमिक दैट वी आर फेसिंग, जिसके अंदर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, और समवेयर अराउंड 5 to 6 मिलियन इंडियंस जो हैं वो एनुअली इससे इम्पैक्टेड हैं। वल्नरेबिलिटी हमारी जो है वो इंक्रीज़ हो गई है। मतलब हमारे यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन और जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो थ्रेटन होता है इससे, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट हेल्दी, अगर आप अनहेल्दी हैं तो डेफिनेटली आप जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे, दैट विल बी अ प्रॉब्लम हियर। सो दिस इज समथिंग विच इज़ पॉइंटेड आउट। और इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है कि एस्टिमेटेड लॉसेज ऑफ 5 to 10% ऑफ इंडियाज GDP ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बिल्कुल ऐसा होता है। और यहाँ पे जब हम फूड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात करें तो समवेयर अराउंड 783 मिलियन पीपल दे फेस हंगर वाइल सिग्निफिकेंट फूड इज़ वेस्टेड ड्यू टू इनएफिशिएंसीज। तो सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं, ठीक है। एक तरफ तो हमारे यहाँ पे कमी है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो मतलब डायबिटिक होते जा रहे हैं, दैट इज़ ड्यू टू द एक्सेस ईटिंग।
अच्छा, अब इसके लिए करना क्या है, लाइफस्टाइल पे, आपको लाइफस्टाइल चेंज पे फोकस करना होगा। प्रिवेंटिव हेल्थ अप्रोच बेस्ट अप्रोच है। तो जो वेलनेस कल्चर हम लेके आना चाहते हैं, दैट इज़ ग्रेट। योगा वगैरह जो है आपको प्रमोट करना होगा, उससे ज़रूर जो है आप चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। खास एयर पोल्यूशन के ऊपर भी एफर्ट करने की ज़रूरत है। ये तो बहुत बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है। लुक एट द सिचुएशन इन सिटीज़, मतलब हम किस मॉडल की तरफ जा रहे हैं कि सारे के सारे हमारे बड़े सिटीज़ जो हैं वो पॉल्यूटेड हैं। तो किस लेवल का लाइफस्टाइल पीपल आर लिविंग, एंड दैट इज़ मतलब नॉट हेल्दी लिविंग, बिल्कुल भी वो हेल्दी लिविंग नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर फोकस करना है। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो डिजिटल हेल्थ इनोवेशंस पे आपको फोकस लेके आना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप इस्तेमाल कीजिए, खासकर रिमोट एरियाज़ के अंदर। तो टेक्नोलॉजी जो है वो रिमोट एरिया में आपको ज़रूर हेल्प करने वाली है। देखो, डॉक्टर आप हर जगह नहीं पहुंचा सकते हो, बट मशीन, मैं ये भी नहीं कह रहा कि सोफिस्टिकेटेड मशीन, एक बेसिक मशीन जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर के अंदर लगाई जा सके, जिसके अंदर आप डायग्नोसिस जो है वो फास्ट कर रहे हैं, तो इतना ही अगर हम कर देंगे, दैट विल बी ऑल्सो अ ग्रेट अचीवमेंट। उसके भी हमें बहुत बेनिफिट्स होंगे यहाँ पे। क्लियर? सो दैट इज समथिंग विच वी वॉन्ट हेयर। एंड देन यू टॉक अबाउट दिस कि प्रिवेंटिव माइंडसेट लेके आना है। अभी तक क्या है कि लोग वेट करते हैं कि चलो ठीक है, जब हालात ख़राब हो जाएंगे तब हॉस्पिटल जाएंगे। ऐसा नहीं, ये आपको लेके आना है पब्लिक अवेयरनेस, दैट हेल्थ फर्स्ट अप्रोच होनी चाहिए पॉलिसीज़ के अंदर। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, उसके अंदर हेल्थ फर्स्ट जो है वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी आप इसमें लेके आइए, दैट कंपनीज दे शुड इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर वेलनेस सिस्टम दैट वी वांट। एटलीस्ट आप अपने एम्प्लॉयज़ की वेलनेस के लिए ही काम कीजिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो विल ऑल दीज एफर्ट्स डेफिनेटली वी विल बी एबल टू डील विद दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। चलिए, अब बात करते हैं, कैन यूएस प्रेसिडेंट सर्व द थर्ड टर्म, बिकॉज ट्रम्प इज़ मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट। ट्रम्प जो है स्टेटमेंट उन्होंने दी है यहाँ पे। ओके, देखो पहले भी ऐसे हुआ है, ऐसा नहीं है कि सारे प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म ही करके गए हैं। तो यूएस प्रेसिडेंट 2 टर्म्स के लिए ही होते हैं, ठीक है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे, वी हैव नो लिमिट्स। अगर कोई इलेक्ट हो रहा है तो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है हमारे यहाँ पे। तो देर वॉज दिस सेकेंड अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने विच लिमिट्स द यूएस प्रेसिडेंट टू 2 इलेक्टेड टर्म्स, ठीक है। अभी ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, वो 4 टर्म्स के लिए प्रेसिडेंट बन गए थे, और एक तरीके से मतलब दैट वाज नॉट ग्रेट। 4 टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट रहे, बट वो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, दैट सिचुएशन वाज डिफरेंट, दैट सिचुएशन डिमांडेड दीज थिंग्स। अच्छा, अब अ प्रेसिडेंट कैन सर्व फॉर मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर्स। ये आज की डेट में, वैसे तो इनका 8 ईयर्स होता है, 4 होता है, बट एक साल का एक्सटेंशन अगर मिल रहा है तो उसमें वो 10 साल तक जा सकता है। ये प्रेजेंट अरेंजमेंट है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रम्प हैज़ बीन, यू कैन से, ही इज़ बार्ड फ्रॉम थर्ड रिगार्डलेस ऑफ नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म। बिल्कुल तीसरी बार नहीं जा सकते हैं। और अब यहाँ पे मेजर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? तो ट्रम्प सजेस्टेड जेडी वैंस रन फॉर प्रेसिडेंट विद ट्रम्प एज वाइस प्रेसिडेंट, बट दिस इज ब्लॉक्ड बाय 12th अमेंडमेंट, ठीक, विच प्रोहिबिट्स एनीवन इनएलिजिबल फॉर प्रेसिडेंसी फ्रॉम बीइंग वाइस प्रेसिडेंट। तो ट्रम्प वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकते। नहीं तो ट्रम्प ने सोचा था कि थोड़ा कुछ फ्रूगल अरेंजमेंट करके और जेडी वैंस को जो है वो प्रेसिडेंट बना देंगे, और ट्रम्प इसके बाद जो है वो खुद वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, बट दैट वाज ब्लॉक्ड। वो आइडिया जो है वो चला नहीं। तो एट प्रेजेंट 22nd अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ओनली प्रोहिबिट्स इलेक्टेड टर्म्स, allowing a twice elected president to assume office via succession if needed। तो ये चीज़ ज़रूर यहाँ पे हो सकती है। अब ये कैसे किया जाएगा? पहली चीज़ है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इस 22nd अमेंडमेंट को रिपील कर दो, हटाई दो, लेकिन उसके लिए 2/3 वोट्स चाहिए आपको, बोथ द हाउसेज में, सीनेट में एज वेल एज इन, यू कैन से, यूएस कांग्रेस। जब अगर आपके पास ये होंगे, वो है मुश्किल है थोड़ा लेना, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो प्रेजेंट सिनेरियो कैसा चल रहा है कि रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन बहुत लंबे टाइम तक के लिए वो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। 2036 के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया। टर्की के अंदर अर्दगान इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। चाइना के अंदर जी जिनपिंग इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो एंजेला मार्कल, उन्होंने 16 साल तक जो है यहाँ पे काम किया विदाउट द टर्म लिमिट।
लेकिन वहाँ का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है, यूएस का सिस्टम डिफरेंट है, उन्होंने लिमिट लगा रखी है। तो ये दिक्कत है यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर, एंड दिस इज़ व्हाट द डिबेट इज़। वो कहते हैं कि ऐसे टाइम के अंदर उनको खुद लंबे टाइम तक रहना ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट हिज कैलकुलेशन इज़ अबाउट। तो मूविंग टू नेक्स्ट, हाइड्रोजन फ्यूल की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग हैवी इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, स्टील प्लांट। इन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन इन सब में कैसे इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। तो आपको सिंपल सी चीज़ बता दें, इन तीनों में ही ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ऑयल रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स और केमिकल सेक्टर, दे आर लाइकली टू बी द मेन टारगेट्स ऑफ अडॉप्शन ऑफ हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन को लेके आओ, वो इधर होगा ही होगा। ठीक है, फिर सेम आप देखेंगे कि अमोनिया प्रोडक्शन, डीसल्फराइजेशन, फर्टिलाइजर के अंदर भी आपका इसका इस्तेमाल देखेंगे। सो ये तीनों में ही होगा, स्टील प्लांट में भी होगा, ऑयल रिफाइनरी में भी होगा और फर्टिलाइजर प्लांट में भी आप इसके एप्लीकेशन देखेंगे। सो उन तीनों में ही होगा, दैट दिस इज द पॉइंट। और ये जो है प्रीलिम्स 2023 का सवाल है। ठीक, अब बात है कि क्या हमें हाइड्रोजन जो है वो इंडियन रेलवेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। देखो, पहली बात आपको पता होनी चाहिए हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैसे होगा। अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन लेके आते हो तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर जो सिस्टम चलता है उसके अंदर देर इज़ दिस इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज़ डन। इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब वो थर्मल से अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब दैट इज़ टोटल वेस्ट, क्योंकि उतना ही आप कोयला जला दोगे जितना आप क्लीन फ्यूल के चक्कर में हाइड्रोजन लेके आ रहे हो, उतना तो कोयला जल जाएगा। सो दैट विल नॉट बी अ ग्रेट आइडिया। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट कर रखी है इन्होंने। तो मूविंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो ऐसे में हाइड्रोजन हम नहीं कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, तो बेसिकली व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन और इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हो रहा है वो क्लीन सोर्स से आ रही है, वो रिन्यूएबल से आ रही है, वो क्लीन से आ रही है, उसको ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं। तो अगर ग्रीन हाइड्रोजन वाला पॉइंट है देन इट इज़ वेल एंड गुड। अगर वैसा नहीं है फिर आप देखेंगे कि इसका कोई खास यूज़ ही नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। तो कोई खास बेनिफिट हमें नहीं होगा इंडियन रेलवेज़ को अगर आप कोयला जला के हाइड्रोजन बना रहे हो। बट नेवरदलेस ठीक है, हम एटलीस्ट रिफॉर्म की तरफ तो जा रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन द पॉइंट। और आज वर्ल्ड पेज पे कुछ खास जो है वो न्यूज़ नहीं है। ठीक, सो दिस इज़ व्हाट वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।